हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू डिग्री। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि मैकेनिक्स आखिर होती क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, और कुछ न्यूटन्स के लॉ जानेंगे हम लोग, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो एंड कहाँ पर होगा, मतलब मैं इस टॉपिक को आज एंड कहाँ पर करूँगी, बट मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ मैकेनिक्स से। बहुत लोग डरते होंगे, मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो है टारगेट है, हमारा टारगेट है MCQ क्वेश्चन का। ठीक है, MCQ क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमारा ये टारगेट है। ठीक है, अब हम अपने इस टारगेट की ओर कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे। लेकिन देखिए, स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, पीजी की प्रिपरेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होने की, किसी एंट्रेंस प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये उनके लिए होगा। मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना नहीं होगा, बट आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PGAT, ठीक है, यदि पीजी में आप जब एंट्रेंस प्रिपरेशन करते हो तो कोई भी बुक आपकी काम नहीं आने वाली है। कोई भी बुक, मतलब कोई भी एंट्रेंस की बुक आप ले लो, सोचो ये पढ़ लो वो पढ़ लो। तो मेरा कहना ये है कि आप जो भी अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो उसे आप सॉलिड करो। ठीक है, जो भी कुछ आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उन सब का बेस अच्छा करो तो आपका पीजी की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू या आने वाले और भी वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको फिज़िक्स में MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करना और किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं ये बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें कंसीडर करने वाली हूँ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बुक फॉलो करूँगी फिज़िक्स की, जो कि मैकेनिक्स की होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, JC उपाध्याय की मैकेनिक्स एंड वेव मोशन को। तो मैं ये बुक फॉलो करूँगी और मैं कुछ नोट्स बना रही हूँ। ये कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं पीजी के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये इन नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो भी सब आप लोग के साथ टर्म बाय टर्म आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। और जितने भी आने वाली सीरीज़ हैं, होप सो आप लोगों को मैं एंट्रेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवा पाऊँ, मेरा यही एकमात्र लक्ष्य होगा। ठीक है, और बाकी अदर स्टूडेंट जो इस टॉपिक से या जो रिलेवेंट टॉपिक है, मान लीजिए मैं न्यूटन्स लॉ की बात करने वाली हूँ तो कोई उसके लिए वीडियो देख रहा है तो आप लोग उसके लिए भी देख सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स तो सब वही हैं, बट हमारा टारगेट अलग होता है। कोई मान लीजिए 11th क्लास का बच्चा है, वो देख रहा है, ठीक है, तो वो NLM मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं पीजी के लिए। तो हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है, आप लोग बताओ। मैकेनिक्स मतलब कितना बड़ा शब्द लगता है ना कि मैकेनिक्स क्या है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, मैकेनिक्स यानी फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, फिज़िक्स में बहुत सी ब्रांच हैं, लेकिन उसमें का एक पार्ट है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे और रिलेटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, रिलेटिविटी पढ़ेंगे। इसकी जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके जस्ट बाद हम रिलेटिविटी चालू करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करती हैं। ठीक है, जहाँ ये ख़त्म होती है वहाँ से ये शुरू होती है, तो हमें एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना है जिससे हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। अब मैकेनिक्स देखिए, मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ हम मैक्रोस्कोपिक यानी कि मैक्रोस्कोपिक आप लोग जानते हो, मैक्रोस्कोपिक
और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक छोटे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक छोटा सा आदमी। ठीक है, और ये मैक्रोस्कोपिक, मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है? ये बड़ा सा आदमी जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा, ये बड़ा आदमी, मान लीजिए ये टॉल वाला, इसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक में रखेंगे। और माइक्रोस्कोपिक में क्या करेंगे, छोटे आदमी को रख देते हैं। ठीक है, अभी इतना भी नहीं कि आदमी रखे जाए, माइक्रोस्कोपिक वाले पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यानी फिजिकल कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, हम आप कोई भी, तो वो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, या मैक्रो पार्टिकल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, हम लोग फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हम लोग ऑब्जेक्ट, या फिर एक टर्म और आएगा बॉडी, या तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे या तो बॉडी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ना, बड़ी पार्टिकल, बड़े ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जब हम लोग रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोपिक पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट नहीं, तब पार्टिकल कहेंगे, तब वहाँ पे हम लोग पार्टिकल कहेंगे, बॉडी नहीं कहेंगे। बॉडी आप लोग जान रहे हो, बॉडी तो बड़ी होती है ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये टर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोपिक। तो फिलहाल यानी मैकेनिक्स में हम लोग कैसे पार्टिकल की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करेंगे, जो इन्फ्लुएंस्ड होंगे किसी इंटरेक्शन से। ठीक है, in the mechanics we deal with such object, such macroscopic object which is influenced by interaction, some interaction, either it is energy, momentum और force, कुछ भी। ठीक है, मतलब कि हम लोग उस पार्टिकल की एनालिसिस करेंगे, उस पार्टिकल के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जानेंगे, जो मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस्ड है किसी भी इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन में काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इंटरेक्शन में क्या क्या आता है ये जानो। इंटरेक्शन में आता है हमारा फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं इंटरेक्शन। तो हम जब किसी मैक्रोस्कोपिक बॉडी यानी किसी भी बॉडी की जब हम ये सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा मैकेनिक्स। ठीक है, वो सब हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सबसे मेजर चीज़ आपको याद रखना कि मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते क्या हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि हम लोग कहीं पे क्वांटम पढ़ रहे हैं, कहीं पे एकदम छोटे पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज हमारे फिजिक्स को कैटेगराइज किया गया है, पेपर वाइज कैटेगराइज किया गया है। मैकेनिक्स में हम कुछ और पढ़ेंगे, क्वांटम में कुछ और पढ़ेंगे, रिलेटिविटी में कुछ और पढ़ेंगे, न्यूक्लियर में कुछ और पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल में कुछ और पढ़ेंगे, है ना। ऑप्टिक्स में कुछ और पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स अलग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स अलग पढ़ेंगे। तो वो क्या है, वो ये कैटेगराइज कर रहा है कि हमें किस टॉपिक में हमें किस चीज़ की हमको अच्छे से जानकारी मिलनी है, हाँ, किस टॉपिक को हम डीप में पढ़ेंगे। तो ये यही बता रहा है। तो फिलहाल ये मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स क्या होता है ये आप लोग को पता चल गया। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, ये हम जो इन्फ्लुएंस है किसी भी इंटरेक्शन से, उसे हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स, मोमेंट, एनर्जी, उसकी सारी मतलब कहते हैं ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाप दादा की सारी हिस्ट्री हम लोग उसकी निकालेंगे। ऐसे कहते हैं ना, किसी भी इंसान के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, तेरी सारी हिस्ट्री निकालूंगा भाई। तो हिस्ट्री निकालना क्या हो, पहले भाई उसके पापा कौन है, परदादा कौन है, दादा कौन है, मम्मी कौन है, भाई बेटे बच्चे कितने हैं, सब उस किसी इंसान के बारे में जानना है तो सब आप पहले उसकी बैकग्राउंड जानो। ठीक है, तो हमें किसी भी बॉडी के बारे में जानना है तो वो किस इंटरेक्शन पे इन्फ्लुएंस है, हमें उसके बारे में जानना है। तो हम फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, ये सारे टर्म को जानेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, मोशन और रेस्ट। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रॉपर नोट्स नहीं बनवा रही हूँ, आप लोग को सारी चीज़ें रिकॉल हैं। ठीक है, रिकॉल मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि फिर से आपने जो भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में,
वो चीज़ें आपको रिकॉल हो। और टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं 3 साल में आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्वांटम में हो, ऑप्टिक्स में हो, और या फिर किसी भी चीज़ में, क्वांटम, ऑप्टिक्स और स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट, और हमने क्या पढ़ा, मैकेनिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, है ना, और मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ा। सारी चीज़ें मैं कुछ दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोगों के एंट्रेंस में या MCQ जहाँ पे भी इस टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अब हम लोग मोशन और रेस्ट की बात करेंगे। और जो लोग वो वीडियो देख रहे हैं, जो भाई 11th-12th में जो टॉपिक के लिए देख रहे हैं, तो आप लोग भी, मैं डीप में आपको सब समझाऊंगी, बट नोट्स आप लोग अपने बुक से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग मोशन और रेस्ट की बात करेंगे। हम कब कहेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट में है? तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी मतलब जान लो ना, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक बॉडी, सॉरी। तो कोई बॉडी मोशन में कब होती है? मोशन में कोई बॉडी तब होती है जब पोजीशन के साथ वो क्या करे, टाइम के साथ वो पोजीशन को चेंज करे, तो हम कहते हैं वो बॉडी हमारी क्या है, मोशन में। ठीक है, पोजीशन टाइम के साथ क्या होनी चाहिए, उसकी चेंज होनी चाहिए। ये बातें समझ में आ रही है आपको कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है जो, या बॉडी है, वो मोशन में। ठीक है, मान लीजिए अभी आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, 5 सेकंड बाद आप यहाँ पे खड़े हो, तो क्या कहोगे आप खुद को, क्या कहोगे आप, मोशन में हो कि रेस्ट में? तो ऑब्वियस है, टाइम के साथ जैसे ही टाइम पास हुआ, आपकी पोजीशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे कि आप हो मोशन में, रेस्ट में नहीं है। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, 5 सेकंड बीत गए, आप स्टिल यहीं पे खड़े हुए हो, तो क्या कहोगे आप, रेस्ट में हो या मोशन में हो? तो हम लोग कहेंगे हम लोग रेस्ट में। ठीक है, तो टाइम के साथ जब पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग कहते हैं मोशन में है, और जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम लोग कहते हैं रेस्ट में। ठीक है, अब आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब देखो, हमारा मोशन और रेस्ट भी 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है, यहाँ पे समझते हैं, मोशन और रेस्ट हम लोग समझ रहे हैं ना, मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट भी हमारा 2 टाइप का होता है। कैसा? एक हमारा होता है रिलेटिव मोशन, एक क्या होता है, रिलेटिव मोशन, और एक दूसरा होता है एब्सोल्यूट मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है और एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो पहले देखते हैं एब्सोल्यूट। देखिए, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है कि जब हम अपना मोशन किसी स्टेशनरी पॉइंट से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट, जब हम अपना मोशन किसी स्टेशनरी पॉइंट को रेफरेंस मान के डिटेक्ट करते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट मोशन कहलाता है। ठीक है, स्पेस में किसी स्टेशनरी पॉइंट को हम जो है वो इमेजिन करेंगे और कहेंगे कि हमारा मोशन बताओ, तो हम अगर उस स्टेशनरी पॉइंट को रेफरेंस मान के अगर बताना चाहेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हो, अ बॉडी इज सेड टू बी एब्सोल्यूट मोशन व्हेन इट्स मोशन इज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट विच इज स्टेशनरी इन स्पेस। स्पेस में वो पॉइंट अगर क्या हो, स्टेशनरी हो, तो हम लोग वहाँ कहते हैं एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, बट एब्सोल्यूट मोशन आप लोग जानो कंप्लीटली इमेजिनरी। ठीक है, कंप्लीटली इमेजिनरी है। एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? स्पेस में कोई स्टेशनरी पॉइंट हो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो आप लोग जानो स्पेस में कोई भी स्टेशनरी पॉइंट है ही नहीं। ठीक है,
कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, सभी चीज़ें मूवेबल हैं, सब कुछ मूव कर रहा है किसी न किसी के अराउंड। यहाँ तक कि सन मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, और जो स्टार्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो स्पेस में सब चीज़ें आपकी मूवेबल, कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोशन जो है हमारा क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब हम किसी का मोशन बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, जब हमारे स्पेस में कोई स्टेशनरी पॉइंट ही नहीं है तो एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ये कम्प्लीटली इमेजिनरी है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मोशन और रेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मोशन और रेस्ट में दो चीज़ें हमको पढ़ना है, एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन। अब देखते हैं रिलेटिव मोशन। देखो, रिलेटिव मोशन आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम कुछ भी, सर्टेनली कुछ भी अकेले नहीं बता सकते। जैसे आपको बताना है कि मान लो मैंने बताया अभी कल की बात करें तो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, ठीक है, यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, ठीक है, 2022 का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट ये था कि मान लीजिए एक कोई लड़का है राम, ठीक है, एक कोई लड़का है राम, तो राम का हाई स्कूल यानी 10th में मान लीजिए आप 80% आते हैं, ठीक है, राम के कितने आते हैं 80% है। तो आप क्या कहोगे, ये हाईएस्ट है या कहोगे कि लोएस्ट मार्क्स है? हाईएस्ट है, लोएस्ट है, हाईएस्ट है, लोएस्ट है, क्या कहेंगे आप कि ये कम है, ज़्यादा है? तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हो इस बारे में। अगर कोई सही इंसान, सही नॉलेज वाला इंसान होगा ना, तो ये बोलेगा कि ना ये हाईएस्ट है ना ये लोएस्ट है। हाईएस्ट और लोएस्ट हम तब बताएंगे जब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं ये बताओ। अब मान लीजिए यहाँ कोई और लड़का है श्याम, ठीक है, तो उसका मान लो आ गया 79.8%, ठीक है, 79.8%। अब आप कहोगे कि ये हाईएस्ट कि लोएस्ट है, तो आप कहोगे इन कंपेयर टू श्याम राम इज़ हाईएस्ट, राम का नंबर हाईएस्ट है, एंड इन कंपेयर टू राम श्याम हैज़ लोएस्ट मार्क्स, मतलब उसके नंबर कम है। तो हम एक दूसरे को कंपेयर करते हुए या रिलेट करते हुए बताते हैं कि कौन कम है, कौन ज़्यादा है, क्या मोशन में है, क्या रेस्ट में है। इसे भी हम लोग रिलेट करके बताएंगे, रिलेटिवली बताएंगे, इसलिए इसे रिलेटिव मोशन कहा जाता है, ठीक है। पेज उड़ रहा है, हाँ, तो इसलिए इसे रिलेटिव मोशन कहा जाता है। अब एक टर्म और आता है कि रिलेटिव मोशन को बताने के लिए आपका रेफरेंस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चलो अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी छोड़ दो, हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। मान लीजिए रिलेटिव मोशन हम लोग कैसे बताएंगे कि हम हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रूम है, रूम में हम बैठे हैं, ठीक है, रूम है, रूम में हम बैठे हैं, मेरे रूम के बाहर आंगन है, एक आंगन है, और आंगन में एक तो पेड़ लगा है, ठीक है, रूम है, रूम में हम बैठे हैं, आंगन है, आंगन में पेड़ है। तो हम क्या कहेंगे, ये पेड़ रेस्ट में है या मोशन में है? क्या कहोगे, रेस्ट और मोशन। तो हम बैठे हैं, पेड़ भी स्टेबल है, रुका हुआ है, तो हम कहेंगे ये भी रेस्ट में है। और पेड़ क्या सोच रहा होगा कि हम चल रहे हैं कि रुके हैं? तो अगर हम एक जगह अपनी जगह बैठे हैं तो पेड़ कहेगा कि हम भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे तो हो गई रेस्ट की बात। अब मान लीजिए दूसरा सिनेरियो हम लोग कंसीडर करते हैं। एक हम लोग मान लेते हैं बस, ठीक है, एक हम लोग बस मान लिए, यहाँ पे बस में हम लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं और बहुत से लोग बस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बस के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है, बस के बाहर एक लड़का खड़ा है, बस चल रही है, ठीक है, बस चल रही है। तो ये आदमी या ये जो अंदर बैठा है इंसान, इसे क्या लगेगा, ये अच्छा ये बाहर के लिए क्या सोच रहा है, इसको छोड़ दो, ये अपने अंदर के बगल वाले इंसान के लिए क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, हम भी रेस्ट में हैं, ये यही सोचेगा ना, क्योंकि भाई चल तो बस रही है, बस के साथ साथ हम भी चल रहे हैं, है ना।
तो उसे क्या लगेगा, हम सब रुके हुए हैं। आप लोग खुद ही अगर कंसिडर करो अपने आप को, ट्रेन में आप लोग बैठे हो तो सामने वाला आपको क्या लगेगा, वो भी बैठा है। अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो भाग रहा है, भाग तो भाई ट्रेन रही है, हमें दूसरे का मोशन बना रहा है, दूसरा वाला बैठा हुआ है, यही बताएंगे हम। लेकिन अगर ये आदमी अपने बगल वालों को ना बता के इस बाहर वाली लड़के के बारे में सोचे तो क्या सोचेगा, वो उसे सोचेगा कि लड़का भाग रहा है, पता नहीं कहाँ भाग रहा है, लेकिन ये लड़का भाग रहा है ना, यही लगेगा। क्योंकि भाग असल में ये लड़का नहीं रहा है, भाग आपका ये बस रही है, ठीक है। इसी तरह ट्रेन के सिनेरियो में भी हम लोग देख सकते हैं। ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, आपको बाहर की जितनी भी चीज़ें, पेड़, आदमी, लड़का, दुकानें, सब क्या लगेंगी, सब चल रही हैं, सब लगेगा सब चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगेगा, आप रेस्ट में हो, आप नहीं चल रहे हो, बाकी सब चीज़ें चल रही हैं, सब मोशन में है ना। तो ये आपके प्रोस्पेक्टिव से ऐसा हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं ये बाहर वाले लड़के की, ऑब्जर्वर की। जो हमारा, देखो हम कुछ भी बताएंगे तो ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कैसा है, ठीक है। ऑब्जर्वर रेस्ट में है, मोशन में है, कैसा है, ये उसी पर डिपेंड करेगा। अब मान लो ये बाहर वाला लड़का है, अब ये अपने अंदर वाले आदमी को देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा, मैं तो रुका हुआ हूँ, मेरी कौन सी स्टेट है, रेस्ट की। लेकिन ये वाला इंसान ट्रेन चढ़ा है, बस में है, बस भाग रही, तो ये भी मोशन कर रहा है, तो इसके नज़रिए से ये मोशन में है हाँ, और इसके नज़रिए से ये मोशन कर रहा है, लेकिन ये रेस्ट में है। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव मोशन का यहीं से आता है कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको, अगर आप लोग पकड़ पा रहे होगे मेरी बात को, तो वहाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिली कि किसके रेफरेंस में हम लोग बता रहे हैं, इसके रेफरेंस में बता रहे हैं या इसके रेफरेंस से बता रहे हैं, इसके रेफरेंस से बता रहे हैं या इसके रेफरेंस से बता रहे हैं। पूरा मैटर, पूरी कहानी इसी बात पर डिपेंड कर रही है ना। तो यहीं से हमारा एक इंट्रोड्यूस होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यहीं से हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्या होता है वो तो आपको पता चल गया होगा कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसकी अगर डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस which is required to locate the position of any object is called frame of reference। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सेट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता दे कि वो रेस्ट में है, मोशन में है, तो वो हमारा कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब आगे की चीज़ देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक चीज़ अगर और आप लोग देखोगे और डीप में जाना चाहोगे, तो यहाँ पे ये जो बंदा है जो अंदर बैठा हुआ है, इसको ये लगेगा कि ये मोशन में है, इसको लगेगा कि ये रेस्ट में है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स जो है, चलो अच्छा आगे बताएंगे, लेकिन आपको भी याद रखना सूडो फोर्स जो होता है, फिक्शियस फोर्स जिसको बोलते हैं, तो वो लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जब आपका अच्छा चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले बता दिया जाए, उसके बाद हम लोग सूडो फोर्स की कहानी पढ़ेंगे क्या है उसकी, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा दो होता है, पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। पहला इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल। तो देखो इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM वैलिड होता है। जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड है वो इनर्शियल है, और जो जिसमें वैलिड नहीं है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग काम करेंगे फिक्शियस फोर्स का, फिक्शियस फोर्स जिसे कि हम लोग सूडो फोर्स भी कहते हैं। ये फोर्स हम लोग नॉन इनर्शियल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ को होल्ड करे। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, आप लोग जानते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर लॉ ऑफ फोर्स, फिर एक्शन रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। आज की वीडियो में हम लोग इनर्शियल फ्रेम तक पढ़ेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम और टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये सब बारे में पढ़ेंगे। बट आज की वीडियो में हम लोग इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं और अगले वीडियो में स्यूडो फोर्स क्या है, फिक्स्ड फोर्स और बताइए क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ पहले आप लोग जानेंगे 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, प्रकार नहीं 3 होते हैं। इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, एक्शन रिएक्शन। इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉ है लॉ ऑफ फोर्स है। इससे न जाने कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आप वो पुली उली के क्वेश्चन आप लोग देखते हो ना, यहाँ ये जो पुली लटकी हुई है ना, स्ट्रिंग से बंधी हुई है ये पुली, ठीक है, मास लटके हुए हैं, तो इस तरह के जितने क्वेश्चन आप होंगे वो लॉ ऑफ फोर्स यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ से सॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन 11th में भी आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपके एंट्रेंस में भी आ सकते हैं। मुझे नहीं पता है एक्चुअल में एंट्रेंस में आएगा क्या, बट आपका जो सिलेबस है उसे हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं उसका कि असल में क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। क्योंकि अब इतना टाइम तो हमारे पास रह नहीं गया है कि हम लोग फिर से पढ़ें सारा कुछ, एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन। तो हमें सबको जल्दी से पूरा ख़त्म करना है ना। तो बस सब चीज़ को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता है, देखो मैंने कहा ना मैं लिखवाऊंगी या नोट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, बस समझाते चल रहे हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, रेस्ट में है मान लो, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। मोशन में है, ये मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा और मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। और ब्रीफ स्टडी देखो, सेकंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे। मेन हमारा टारगेट है सेकंड लॉ को पढ़ना। सेकंड लॉ को पढ़ेंगे तो हम लोग फर्स्ट लॉ अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ को पढ़ते पढ़ते फर्स्ट लॉ अपने आप आ जाएगा। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है लॉ ऑफ फोर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहता है F = ma, ठीक है। लेकिन ये आता कहाँ से है? इसका एक वीडियो मैं बना रखा है मैंने न्यूटन्स लॉ पे, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे फिर से हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि असल में होता क्या है, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि फोर्स ऑफ हमने यहाँ पे ये जानना है कि फोर्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब P = mv होता है, इसलिए हम mv लेते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो F = d/dt, m बाहर ले लो और dv/dt, तो ma आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ma आ जाता है। यहाँ पे हम मास को कांस्टेंट मान के बाहर ले लिए। वो क्यों ले लिए पता है आपको? न्यूटन्स के लॉ का सबसे बड़ा एजम्पशन ये है, सबसे बड़ा एजम्पशन ये है। एजम्पशन क्या है? या फिर ये लो न्यूटन्स का लॉ वैलिड वहाँ पर है जहाँ पे जहाँ पे आपका मास कांस्टेंट हो, ठीक है, मास वेरी ना कर रहा हो, टाइम के साथ साथ आपका मास भी चेंज होने लगेगा, तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ आप लोग नहीं लगा सकते हो, पूरी तरीके से फेल हो जाएगा वहाँ पे। तब वहाँ पे हम लोग रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे रिलेटिविटी पे आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जानो कि मास को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा न्यूटन्स लॉ वैलिड है। इसीलिए तो कहते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसका मास, जैसे हमारा मास 50 किलो है ना, हम मास हो और वेट 50 किलो है, तो हम 50 किलो के रहेंगे। मोशन कर रहे हो तो भी 50 किलो के हैं, रेस्ट में हैं तो भी 50 किलो के हैं, मतलब मास वेरी नहीं कर रहा है। या फिर अगर आइंस्टीन इक्वेशन से देखा जाए तो मास एनर्जी रिलेट करता है। हाँ, अगर कहीं से मास जो है रिड्यूस हो रहा है तो एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो आइंस्टीन इक्वेशन की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो सब हम लोग रिलेटिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है। बट हमें जानो यहाँ पे हमारा मास चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन रिलेटिविटी में आप लोग ये अभी से जान लेना कि रिलेटिविटी में हम लोग मास वेरी का केस पढ़ेंगे कि हमारा मास चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत फेमस इक्वेशन दी है, E = Δmc², ठीक है, बहुत बड़ी इक्वेशन दी है। ये जो है सारी इक्वेशन का खेल, मतलब पूरे रिलेटिविटी का खेल यहीं से स्टार्ट होता है। तो जब हम लोग रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब इस चीज़ को पढ़ेंगे,
तो यहाँ पे जान लीजिए कि ये हमारा सेकेंड लॉ है। अब देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये हो गया F = ma, ठीक है। बट इससे हम फर्स्ट लॉ को भी निकाल सकते हैं। मान लो जस्ट इमेजिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को ज़ीरो कर दें, हम बाहर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो सिंपल यही है ना। देखो मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर हम फोर्स, हमारी बॉडी रेस्ट में है, यानी फोर्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मोशन में है, तो मोशन में रहेगी जब तक कि उसको रेस्ट में ना लाया जाए, है ना। तो हमारा ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है यानी कि ये बॉडी हमारी मूवेबल है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है मूवेबल ऑब्जेक्ट है, बॉडी मूव कर रही है, उसका फोर्स हमने ma से निकाल लिया, ठीक है। ये मूवेबल है, मान लो मोशन में है ये। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो कर दिया, मतलब इसको जो फोर्स दिया जा रहा था ये फोर्स हमने ज़ीरो कर दिया। तो जब ये ज़ीरो हो गया तो आप लोग बताओ, अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारा क्या होगा, 0 = ma हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। तो आप लोग बताओ एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है, दो ही केस में हो सकता है, v कांस्टेंट हो या v = 0, है ना। v कांस्टेंट होगा तो v को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। तो कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से है या 0 है तो मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ से ये फर्स्ट लॉ आपका प्रूफ हो गया कि पहली फोर्स आप 0 कर दिए तो आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी, एक कहते हैं ना क्रांतिकारी, ये वाला आपका पूरा लॉ है, सेकेंड लॉ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, पुली के क्वेश्चन हो गए, है ना, कि यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो 2 kg का है, ठीक है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, फिर उसके बाद F = ma किधर लगेगा। अगर स्यूडो फोर्स होता है तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा -ma। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट खैर हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ में एक चीज़ हम लोग और पढ़ते हैं, चलो अच्छा वो सब चीज़ें हम लोग उसमें बताएंगे, इसमें से ये बताएंगे जब हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो फिलहाल सेकेंड लॉ के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ जान लो, इजी है। एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को एक झापड़ मारोगे तो दूसरा भी आपको एक झापड़ मारेगा, शायद ज़्यादा तेज़ से मार सकता है, तो किसी को झापड़ों पर ना मारें। यहाँ पे ध्यान दें कि कोई भी आप काम करते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अगर हम F12 ले रहे हैं, ये इक्वल होगा F21 के, ठीक है, माइनस साइन के साथ। फिर से देख लेते हैं, F12 इक्वल होगा -F21। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इक्वल होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यही है हमारा जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग एक चीज़ और निकाल सकते हो कि यहाँ अगर आपको मास निकालना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन बता रहे हैं, ma1 = ma2, यही होगा, ठीक है, F12 F21, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ मास, ये नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बता रहा है कि नेगेटिव में हो रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, चलो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इस साइन से कोई हमें मतलब है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अगर m1 और m2, दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग m2 का मास निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, m1 a1/a, ठीक है। यहाँ से ये मास आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आए जहाँ आपको 2 एक्सेलरेशन दिए जाएँ, एक का मास दिया जाए, और तो आप न्यूटन थर्ड लॉ से इसको दूसरे का मास भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई न्यूटन्स लॉ की। तो इनर्शिया जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, वो हमारे वैलिड होते हैं न्यूटन्स, मतलब उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, या इसी का अपोजिट भी आप लोग कह सकते हो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड होते हैं। एक चीज़ और जान लो, अर्थ जो है हमारा कंसिडरेबल है इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है,
इनर्शियल फ्रेम में। एक चीज़ और जान लो, इनर्शियल फ्रेम को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वर, किसका एक्सीलरेशन ज़ीरो नहीं है, ऑब्जर्वर में एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वर हमारा मूव नहीं करना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम में कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, अनएक्सीलरेटेड होता है, और हाँ, ऑब्जर्वर आपका मूव नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसमें ये सारे हमें वैलिड होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग जानेंगे, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ भी होता है, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी ले सकते हैं, पोलर ले सकते हैं, और कार्टेशियन भी ले सकते हैं। ठीक है, इतने हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताएंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल में क्या होता है, आर थीटा फाई होता है शायद, है ना, आर थीटा फाई होगा। इसमें क्या होगा, इसमें शायद रो होता है, और क्या होता है, तो रो फाई ऐसा कुछ होता है। कार्टेशियन में क्या होता है, एक्स वाई जेड, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होता है। तो हमें स्पेशली कार्टेशियन फॉर्म पढ़ना है, पोलर सिलेंड्रिकल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये सारा कुछ हमने थोड़ा छोटे से लेक्चर के थ्रू आपको समराइज़ करना चाहा कि हम लोग कहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टार्टिंग हुई, मैकेनिक्स क्या है ये वो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।